Yes, good morning, students. Let me give 1 minute to share the screen. Just student 2 minutes. कुछ इश्यूज आ रहे हैं फाइल में, जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट.
हेलो तृष्णा मैम। हाँ मैम। तृष्णा मैम, एक्चुअली ना मुझे फाइल नहीं दिख रही है। मैं देख रही हूँ ना, मुझे वो फाइल दिख ही नहीं रही, ड्राइव में नहीं दिख रहा है। मुझे शायद से 1 मिनट और ट्राई करती हूँ मैं। हाँ ओके मैम। हाँ, 1 मिनट। Students, can you let me know which is the page number where we have stopped the last time Monday को? Please message करो मुझे, because I have took the screenshot.
I think so. We are on the first chapter. First chapter we have. Fine, we will start with this topic, SOR method. Then we can see afterwards हम क्या देखते हैं इस बार, ठीक है. Second chapter we have to start. Okay, the second chapter we are abnormal. Fine, 2 minutes. Second chapter. Okay, students. Now, just a second. Abnormal behavior का we have only the one paragraph. वो ऐसे ही बिना देखे मैं आपको बता रही हूँ. अप्लाइड साइकोलॉजी का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, विच आई एम गोइंग टू शो यू. ये पेज नहीं है, ठीक है. तो एबनॉर्मल का मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रही हूँ. अप्लाइड का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, ठीक है. सो हियर व्हाट इज द एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है. सो यहाँ पे हम देखेंगे तो एबनॉर्मल बिहेवियर सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे अरे कि ये पागल है. नॉर्मली हम जब फ्रेंड्स के साथ रहते हैं कहीं पे भी तो हम बोलते हैं ना कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर, क्या पागलों जैसा बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या. सो दिस इज द ऑल्सो वन ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट में आता है, जहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हम देख रहे थे, ठीक है. दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी. एबनॉर्मल साइकोलॉजी में ओनली वी कैन सी कि बहुत सारे रीजंस है जहाँ पे हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज अ ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी दैट स्टडी द अनयूजुअल पैटर्न. एबनॉर्मल साइकोलॉजी में यहाँ पे हम अनयूजुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखेंगे, इमोशंस, थिंकिंग. It aimed to study the cause and effect. आखिर finally why the people is behaving in that way. So what is the causes? Reason क्या है? उसके factors क्या है? किस वजह से होता है? So abnormal reaction, for example excessive suspicious में भी हम बोलेंगे, extreme mood swing हो जाता है,
देन परसीविंग ऑब्जेक्टिव और सिचुएशन. कभी कभी ऐसा होता है कि यू हैव योर ममा एंड पेरेंट है जस्ट स्कोल्डेड यू, आपने वो गुस्सा किसी और के ऊपर उतार दिया है, ठीक है. और कभी कभी हमारा मूड ठीक नहीं होता है, हमारे इमोशंस जो होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं. सो दिस आर द रीजंस जहाँ पे हम कहते हैं कि अरे ये एक एबनॉर्मल इज नॉट ऑलवेज टेकन एज एन मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है. ये हमेशा नहीं ये बोल सकते हम कि एक मेंटल डिसऑर्डर पर्सनालिटी है. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिचुएशन विच इज नॉट रियल एंड मेंटल रिटार्डेशन, एक्सट्रीम फियर ऑफ ऑब्जेक्ट, एनिमल और सिचुएशन, ठीक है. वो चाहे इंसान हो, चाहे वी कैन से इट्स एन ह्यूमन बीइंग, but these situations come where at a time you cannot handle your emotions and feeling, ठीक है. तो ये हमने abnormal देख लिया है जो हमारे theoretical का था. now let me share the applied psychology. wait, yeah, hope so the screen is visible, ठीक है. नाउ दिस इज द अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है. हमने देखा पहले थियोरेटिकल, नाउ दिस इज द अप्लाइड वेयर दिस साइकोलॉजी वी हैव टू एक्चुअल में प्रैक्टिस करना है. हमें कहाँ कहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ों को. ये साइकोलॉजी इवन ई स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ओनली, ठीक है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमको चीज़ें करना सिखाते हैं, जहाँ पे चीज़ें हम खुद सीखते हैं, ठीक है. दैट इज ऑल द अप्लाइड. द अप्लाई मीन्स ये जहाँ पे आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है. द नॉलेज एंड द प्रिंसिपल जनरेटेड थ्रू द रिसर्च इन थियोरेटिकल साइकोलॉजी आर यूज टू डेवलप द टेक्निक टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए इसकी नॉलेज ले रहे हैं कि हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली डेवलप कर पाए, सो हमारे पास हम इसको सॉल्व कर पाए. Through the various branch of applied psychology, the psychologists are putting knowledge into practice. अभी हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे अगर लैब में जाएंगे तो द साइंटिस्ट हैव द डिफरेंट व्हाट वी से एक्सपेरिमेंट करने के लिए. सो यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ बोलने या दिखाने से नहीं होता है, प्रैक्टिकली उस चीज़ को हमें लेना होता है, हमें करना होता है पहले. सो यहाँ एज द सेम साइकोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं, अपनी नॉलेज जो है वो प्रैक्टिस में लेते हैं. एक इंडिविजुअल के साथ बैठते हैं और उनके साथ बात करते हैं. नॉट ओनली बात करना, सिर्फ ये एक इंडिविजुअल की बात है, लेकिन समटाइम्स सिर्फ हेल्प टू द ग्रुप ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में टीचर्स कैसे आपको गाइडलाइंस देती हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइकोलॉजी का ही एक काम होता है, ठीक है. अब इस तरह से अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करें कि कुछ लोग हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, जिनके इमोशंस वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, दे आर लाइक हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं. सो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट उस पर्टिकुलर पर्सन को हेल्प करता है कि उस चीज़ से वो बाहर निकल पाए, वो ट्रॉमा से वो बाहर निकल पाए, अपनी थिंकिंग को वो चेंज कर पाए. एंड अगेन उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ, यू हैव टू बिगिन योर लाइफ वापस से अगेन, ठीक है. सो अप्लाइड साइकोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी सब ब्रांचेस. लेट अस सी फ्यू ऑफ दिस ब्रांचेस, कुछ ना कुछ. सो एजुकेशन साइकोलॉजी, सबसे पहले इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, एजुकेशन में. मैंने आपको जैसे कहा कि अलग अलग फील्ड है, देयर आर द डिफरेंट फील्ड. जैसे कि ये तो स्कोप बताया हुआ है, बट यहाँ पे अलग अलग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचिंग फील्ड हो गई, देन यू हैव द क्लिनिकल साइकोलॉजी है, वी हैव द अदर साइकोलॉजीज, राइट.
सो पहला हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ब्रांचेस हैं डिवाइड कर एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी आपको पता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पहले लाइक कि एकदम अटेंशन फुल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपका अटेंशन जो है वो डाउन हो रहा है। एंड दिस थिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द टीचर। ये चीज़ जो है एक टीचर ने ऑब्जर्व किया, कि क्लास टीचर ने ऑब्जर्व किया कि पहले ये बच्चा इतना अच्छा करता था, अब क्या हो गया इससे, व्हाट आर द इश्यूज, वो क्या चीज़ें फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उसको। तो कहीं ना कहीं अगर वो टीचर इस चीज़ को फील कर रहा है तो शी विल कम टू अ स्टूडेंट एंड उसके साथ अकेले में बैठ के बात करिए। माइट बी देयर आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उसका जो डाइवर्शन ऑफ माइंड हो रहा है, जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड हो सकता है कुछ फैमिलीज इश्यूज हो, बहुत जल्दी वो बंदा बहुत ही इंट्रोवर्ट हो सकता है कि जल्दी अपनी चीज़ें एक्सप्रेस ना हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू यू नो। फिर यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी समटाइम्स। कभी कभी मेंटल के साथ साथ हम फिजिकल भी बीमार होते हैं, जो अफेक्ट करता है अपने मेंटल को वो हमें पता नहीं चलता। But after talking a lot with the teacher, he will realize or the student will realize he or she कि हाँ मुझे थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। आई कैन हैव नाउ माई वर्ड्स विद द टीचर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे बढ़ता है। तो दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ दी जहाँ पे हम काउंसलिंग बोलते हैं वो चीज़ को। देयर आर दी अदर पार्ट ऑल्सो जहाँ पे हम देखते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब हो गया कि इंक्लूडिंग विथ प्रोवाइडिंग ऑल द नॉलेज। यहाँ पे अब वो घसीटे पसीटे टीचर नहीं चलते भी, मतलब चीज़ें नहीं वो कंटिन्यू करते ना, कि अगर आज के टाइम पे जब बच्चे इतने एडवांस हो रहे हैं, आज हम इतने सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो क्यों ना एक टीचिंग फील्ड को भी, एक एजुकेशन फील्ड को भी हम एक न्यू टेक्नो की तरफ लेके जाएं। तो डेट इज़ वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे आप सोचते हो जहाँ पे आप सोचते हो कि नहीं, अब यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं क्लासरूम में, अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप एकदम इनोवेटिव तरीके से आप पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो, है ना। तो ये एक चीज़ होती है जहाँ पे टीचिंग साइकोलॉजी में और यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी स्कूल कॉलेजेस में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। देन यू विल फाइंड द नेक्स्ट कि जहाँ पे बहुत सारे डिसेबल्स बच्चे आते हैं, स्लो लर्नर्स बच्चे आते हैं, उनके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। जो चीज़ को अप्लाइड साइकोलॉजी बोला ही गया है कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन बाय अप्लाइंग दिस सोल्यूशन। So the field of education psychology examine the studies all the factor related to education। यहाँ एजुकेशन के सारी जो चीज़ें हैं हम उसके ऊपर काम करेंगे। ऐसा साइकोलॉजी का एजुकेशन साइकोलॉजी का एम और गोल होता है। इट इज़ कंसर्न विथ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। द एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट इज कंसर्न विथ डेवलपिंग इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रिपेयरिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, डेवलपिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत आपको हेल्प होता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर बोलूँ तो बस स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद यू कांट मतलब अपने आप को इतना नहीं कर पाओगे डेवलप उस चीज़ के लिए, बिकॉज सब आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में ज़्यादा नहीं रहते हो। आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है बाय बीइंग इन द रूल्स एंड रेगुलेशन विथ एनी वन ऑफ द गाइडलाइंस। बहुत सारे तो आप बड़े हो जाते हो, आप एक बार कॉलेज से निकलते हो, इंटर्नशिप करते हो, जॉब पे लग जाते हो, आपके हाथ में पैसे आने लगते हैं, आपकी जो साइकोलॉजी थिंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है, एक एजुकेशनल से आप बाहर आ जाते हो। सो यहाँ पे वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप स्कूल और कॉलेजेस में होते हो तो, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब होते हो तो। सो यहाँ पे हम देखेंगे लर्निंग द प्रिपेयरिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, डेवलपिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रिपेयरिंग रेलिवेंट करिकुलम। अब रेलिवेंट करिकुलम का मतलब क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग को बहुत पहले से ही, वो तो हमें भी मिलता था
कि साथ ही साथ में फिजिकल एजुकेशन, ये एक लेक्चर भी होता था जहाँ पे आपको पीटी सर लेके जाते थे, एक्सरसाइज गेम ये सारी चीज़ करवाते थे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही है। सो हम कहते हैं हम एजुकेशन पढ़ने के लिए आए हैं कि गेम और स्पोर्ट्स के लिए आए हैं। सो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि जितनी आपके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा आपकी हेल्थ और फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको काउंसिल की जाती है रिगार्डिंग दी एजुकेशन के लिए कि वाई इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर यू। वो लेक्चर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इट ऑल्सो कंसर्न विद द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. It focuses on learning difficulty of slow learner, exceptional as well as average children. कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को भी चीज़ें समझ में नहीं आती है कि टीचर क्या पढ़ा रही है, स्पेशली कुछ बच्चों को, और उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं आता। अदरवाइज उनके पास आंसर होता है, आंसर वो 10 बार रीड आउट करने के बाद में, अंडरस्टैंड करने के बाद में वो बाय हार्ट नहीं कर पाते। अगर उनसे बाय हार्ट हो भी जाता है तो वो लिख नहीं पाते, ठीक है, वो भूल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं एक स्टूडेंट्स के पास में। सेम जिस तरीके से स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम्स होती है वही कुछ प्रॉब्लम्स टीचर्स के पास भी होती है। कुछ टीचर्स होती है जो बच्चों को अंडरस्टैंड कर लेती है बहुत ईजीली, इसको क्या क्या इश्यूज है एंड व्हाट आर द सोल्यूशन। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं अगर स्लो लर्नर है और उसे नहीं समझा पा रही है तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लम फेस कर रही है। सो ये सबका जो सल्यूशन होता है वो हमें एक एजुकेशन साइकोलॉजी के थ्रू या उनके ट्रेनिंग के थ्रू एक हेल्पफुल होती है, ठीक है। दे आर डिजाइन टू इंटरवेंट प्रोग्राम टू डेवलप द मोटिवेशन, इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स एंड बेटर क्लासरूम एनवायरनमेंट। इस सबसे क्या होगा, आप जितना मोटिवेट होगे, आपको सामने, आप जिसके सामने 6 घंटा बैठते हो जो टीचर्स, ठीक है, अगर वो मोटिवेशन करके 6 घंटे का मोटिवेशन इज नॉट दी वेरी लेस, बहुत ज़्यादा होता है। उसमें से भी आप कितना भी सोओगे, कितना भी आप नहीं टेंशन ये अटेंशन दोगे क्लास में, कुछ भी कम से कम नहीं तो 2 लेक्चर्स तो आप सुनोगे पढ़ाई को लेके, थोड़े से अपने बिहेवियर को लेके। सो यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ इन डिफरेंट लेवल हर एक चीज़ पे, नॉट द आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड ऑफ द क्लासरूम। Sorry. So education psychology are primarily associated with the school, colleges and university. So they conduct the psychological test to provide the guidance to student, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, सो दे कंडक्ट द साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को। Just a second, students. Just a second. Okay. So यहाँ हम देख रहे थे कि दे कंडक्टेड टाइम टू टाइम एक टेस्ट रखते थे जहाँ पे स्टूडेंट्स को वही चीज़ प्रोवाइड, फॉर एग्जाम्पल्स मैंने बहुत जगह पे देखा हुआ है, जैसे क्विज कॉन्टेस्ट होता है,
देन ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होती है, उनसे कुछ एलोकेशन कंपटीशन, ये जो छोटी छोटी जो कॉम्पिटिशन्स होती है ना आपके स्कूल और कॉलेजेस में, ये आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश होती है, ठीक है। और आप कहाँ कितना सोच सकते हो, डेट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑल दिस छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में, ठीक है। नाउ they deal with the behavioral issues of children such as the learning disorder, hyperactivity, lack of concentration और ADHD etc. तो ये जो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, जैसे कि डेफिनेटली हमसे कुछ अलग होते हैं, लाइक दे आर सम स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। अब पढ़ना तो सबको है, दिस इज ऑल द राइट, सब हर बच्चों का वो एक अधिकार है। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल हैव द राइट टू एजुकेशन। अगर उससे थोड़ी सी इशू है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वी कैनॉट गिव द सोल्यूशन टू दैट पर्सन। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एज वेल एज यहाँ पे मैनेजमेंट जो होती है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले हैं जहाँ पे ऐसे बच्चों को एक अलग से गाइडेंस किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल कम टू दी स्कोप ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। आपको ये एजुकेशन साइकोलॉजी समझ में आया? जस्ट अप्लाइड साइकोलॉजी में दिस इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। नाउ व्हाट आर द स्कोप इन एजुकेशन साइकोलॉजी? The first one is, we can see, learner or pupils, then learning experiences, learning process, learning situation and environmental, and teachers. So ये सारे इसके स्कोप है। सो यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक्टिविटी से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। कैन यू थिंक ऑफ एटलीस्ट वन प्रॉब्लम दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन फाइंड सोल्यूशन टू कंसर्निंग द फॉलोइंग एरियाज? यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकालेंगे। कौन कौन से एरिया में? वी कैन सी बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। अगर कोई बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, आपको पता है जो बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं, दे आर द टू और तीन चीज़ों से हो सकता है अफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर द पीपल जिनको अटेंशन सीकर भी बोला जाता है, कि इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं कि पूरे, जैसे एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती है, वही तरीके से पूरे क्लास में वही बच्चे चमकते हैं। सो दिस इज इट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो जाए, उनका साल भर दे वर प्रेजेंट, बट हमको उनका नाम तक नहीं पता रहता है, या हम उनको नाम जानते भी हैं बट वी आर नॉट इंटरेक्टिंग उससे ज़्यादा, हम नहीं करते, वो हमसे नहीं करते, और हमको याद ही नहीं रहती वो चीज़ें कि अरे ये बच्चा भी डेली आता है। एक कितना मस्ती करने वाला और एक शांत रहने वाला, दोनों में बहुत डिफरेंस है, और दोनों के बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जो ज़्यादा मस्ती कर रहा है और ज़्यादा जो इंट्रोवर्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज हियर टीचिंग मेथड। डेफिनेटली आज के टीचिंग के मेथड से हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हर एक को अपनी टीचिंग मेथड थोड़ी चेंज करनी होती है। इट्स अबाउट इवन द पेरेंट ऑल्सो। अगर बोलो कि अगर आपको पेरेंट भी कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, बट मैंने जो बाय बीइंग द पेरेंट, इवन आई हैव डांट सुनता था, और वो भी परमिशन लेने के लिए इतनी डर होती थी कि नहीं, मैं नहीं ले सकता। सो यहाँ पे अगर हम टीचिंग मेथड की बात करें तो पेरेंट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द टीचर, कि वो चीज़ें वो खुद भी सीखते हैं। तो यहाँ पे वो थोड़े से बोलते हैं नहीं, अब ज़माना चेंज हो गया है, अब पहले नहीं होते थे, लेकिन आज अगर बच्चों को हम थोड़ी सी फ्री ना दें तो वो चीज़ें आप चोरी से करते हो, है ना। तो और आपको जब पेरेंट्स फ्री करते हैं ना, तो दे आर टीचिंग यू ऑल्सो समथिंग। क्या टीच करते हैं? कि व्हेन आई एम गिविंग यू फ्रीडम, सो डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट। हाँ, अगर मैं आपको फ्रीडम
दे रही हूँ, वो आप उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ोगे और आप जो भी है वो चीज़ें आप मुझे बताओगे। हम्म, तो ये सी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ना तो आप उसको उस फ्रीडम का मिसयूज करोगे। ये हो गए पेरेंट्स। नाउ टीचर्स, हम कभी कभी कैसा होता है कि कोई कोई चीज़ें जो होती है ना, कि एक हम बहुत ही प्रैक्टिकल्स होते हैं टीचर्स, लाइक समटाइम्स कि आज क्लासरूम में गए, हमने बच्चों को सीधा बुक ओपन करवाया, सीधा हमने चालू कर दिया चैप्टर। इवन मैनी ऑफ द टीचर्स, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसी होती है, थोड़ी जॉली होती है। दे स्टार्ट द लेक्चर विद दी, लाइक हंसी मजाक थोड़ा होता है, थोड़ी सी जोक क्रैक्स होती है, अच्छी वाली है, पॉजिटिव। तो एक ऐसी चीज़ों से स्टार्ट होती है। कभी कभी चैप्टर्स को इतनी इंटरेस्टिंग बनते हैं, जैसे इंग्लिश का हो गया छोटा पोएम या कुछ, एंजॉय द लेक्चर्स, राइट। और कुछ मतलब जैसे कोई पत्ता ना हिले उसी तरीके से क्लास में एक बच्चा यहाँ से वहाँ ना हिले। कुछ टीचर्स ऐसी होती है। ये भी आपके टीचिंग मेथड्स में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द मेथड नाउ। आप बच्चों के साथ थोड़ा सा मिलना जुलना, तो बच्चे आपके साथ थोड़े से लाइक फ्री होंगे और आपसे चीज़ें शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स। माइट भी वो आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए रहे, आपके टीचिंग मेथड के लिए रहे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहे, राइट। नेक्स्ट है, वही सेम चीज़ इंक्लूड हो जाएगी टीचर बिहेवियर इन दी क्लास। ऑलवेज शी कांट बी अ हिटलर, और शी कांट बी एन हिटलर इन द क्लास। आपको लगता है हमें स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, बट नॉट ऑल दी 6 आवर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं टीचर्स का रोल एक होता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जहाँ उन्हें पता होता है कि कहाँ उन्हें नरम होना है और कहाँ उनको हार्ड होना है, तो दे नो अबाउट द रोल्स। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इस चीज़ को भी, बट दिस हैव सीन इन द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में, ठीक है। सो नाउ कम टू द क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जैसे आप एक हॉस्पिटल में जाओगे ना, आपको एक अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट दिखाई देंगे। अलग अलग टाइप के आपको पेशेंट दिखाई देंगे। कोई इंजर्ड है, कोई बीमार है, कोई बहुत बुजुर्ग इंसान है, कोई एडमिट हो रहा है, किसी को क्या है, बहुत सारे, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरह से सारे पेशेंट एक नहीं होते, उसी तरीके से क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो भी वहाँ पे आता है उस क्लिनिक में, ऑल आर नॉट द सेम। डेफिनेटली अगर हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी, तो इट वाज कनेक्टेड टू कॉग्निटिव, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ लोग कुछ बीमारियों से आते हैं और कुछ लोग विदाउट बीमारियों से आते हैं, जिनको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल द पीयर ग्रुप्स के बच्चे जो होते हैं, लाइक एज ऑफ, आपके एज के पकड़ लो, 14 to 15, 16 to 18, ये एज के जो बच्चे होते हैं उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बिकॉज आप जब तक काउंसलिंग नहीं लेते हो, कुछ बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि दे डोंट वैल्यू द वर्ड्स ऑफ द पेरेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी इसके लिए। आज के टाइम पे हम सबको शोहरत पसंद है ना, हम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, जहाँ पे हमको मोबाइल फ़ोन चाहिए, टीवी चाहिए, हमको हमको पैसे चाहिए, हमको फ्रेंड्स चाहिए, हमको अपनी प्राइवेसी चाहिए, एवरीथिंग। हमें बाहर का खाना है, हमें बाहर घूमने जाना है फ्रेंड्स के साथ में, सब ये सब आपकी डिमांड होती है। बट ये डिमांड आपकी पूरी कैसे होती है? ऑफ कोर्स ये डिमांड आपकी पूरी करते हैं आपके पेरेंट्स। यू आर नॉट अर्निंग द मनी। तो यहाँ पे वो पेरेंट्स कमाने के लिए जब बाहर जाते हैं, दे वर्क फॉर दी 12 आवर्स। मम्मी जाएगी बाहर, आएगी वापस से खाना बनाएगी आप लोगों के लिए, फिर से चलो घर का सब काम करो, पापा आएंगे, पापा की वर्किंग थोड़ी ज़्यादा रहती है, आएगी कुछ और रहेंगे, उनका भी कुछ मम्मी के साथ में हेल्प करेंगे वगैरह वगैरह। आप क्या करते हो? आप क्या करोगे? कुछ नहीं ना।
आप सिर्फ आपको ये फीलिंग होगी, अरे मम्मी आई है और मम्मी आई है और मुझसे बात तक नहीं करती, पापा मुझसे बात तक नहीं करते, और दोनों जन अपनी दुनिया में रहते हैं। रात को फिर 11 बज जाता है और दे वेंट टू स्लीप, मुझसे कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता। लेकिन बच्चा ये समझना ज़रूरी होता है ना कि वो कर भी तो आपके लिए रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिलती तब वो भी एक आप ही ब्लेम करते हो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब कर रहे हैं तो उसमें भी वो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, और वो नहीं कर रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। तो जब बच्चा एकदम क्या हो जाता है यहाँ पे, आपके पास उस टाइम ना बहुत छोटी दिमाग होती है ये सारी चीज़ें समझने के लिए। आप सिर्फ इमोशनली चीज़ें समझते हो, प्रैक्टिकली नहीं। आप तो आप धीरे धीरे आपकी जो दूरियां हैं आपके पेरेंट्स से वो बढ़ने लगती है। आपको अभी ऐसा लगता है कि नहीं, योर पेरेंट्स आर नॉट केयरिंग फॉर यू। एग्जैक्टली, आप धीरे धीरे चिढ़ने लगते हो उनसे। आपको घर पे आना पसंद नहीं होता है, आपको उनसे इंटरेक्शन करना पसंद। कभी संडे भी आ गया और आपके मम्मी पापा आपके साथ बैठना भी चाहते हैं तो आप उनसे लड़ाइयाँ करना स्टार्ट कर देते हो। देखो, दिस इज़ ऑल द स्टेप बाय स्टेप थिंग्स आर गोइंग ऑन। आप कभी कभी इंटेंशनली नहीं करते वो चीज़ें, लेकिन वो हो जाती है। आपको घर से अच्छा बाहर और पेरेंट्स से अच्छे फ्रेंड्स लगने लगते हैं। क्यों? आपको पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे इसके लिए। तब उस कंडीशन पे कहीं ना कहीं मानती हूँ कि पेरेंट्स की भी थोड़ी सी है। आप मटेरियलिस्टिक बना रहे हो बच्चों को, सारी सुविधा दे रहे हो, बट आप अपने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हो ना। ये पेरेंट्स को बाद में रियलाइज होता है जब कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। एट दैट टाइम दे हैव द ओनली ऑप्शन टू काउंसिलिंग। अब ऑलरेडी आपसे रिलेशन तो ख़राब हुई है, तो बच्चा तो काउंसिलिंग तो मम्मी पापा का लेगा ही नहीं, समझने वाला ही नहीं है, राइट। तो वो चला जाएगा, मतलब तब उसके पेरेंट बोलेंगे कि वी हैव टू डू समथिंग, डेट इज़ दी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके हमको इसे एक बार दिखाना चाहिए। बीमारी कुछ नहीं है, ही इज़ नॉट अ पेशेंट, बट सिचुएशन और इमोशंस की वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरत है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कंसर्न विद द स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इमोशन एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस, मटेरियल एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ड्रग एडिक्शन, सीवियर डिप्रेशन, एल्कोहलिज्म, डेलिक्वेंसी एक्सेट्रा। ये सारे जो चीज़ है पर्पस ऑफ डायग्नोसिस क्लिनिकल साइकोलॉजी। यहाँ पे फिर साइकोलॉजिस्ट के पास अगर ऐसे केसेस आते हैं, इवन द ड्रग्स के जो आजकल नॉर्मल चल रहे हैं, कि अगर एक बार बच्चे को या किसी भी इंसान को XYZ ड्रग्स के एडिक्शन अगर लग गई, वेरी हार्ड, मतलब वी कैन टेल दैट इज इम्पॉसिबल टू की क्योर होना। और अगर कोई क्योर हो रहा है इसका मतलब ये कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग विल पावर इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को वापस से बैक टू कंडीशन ला सकता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ड्रग्स आप क्यों लेते हो, क्यों आपको ज़रूरत पड़ती है, क्या ऐसी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं कि कोई कोई सिर्फ शौक से लेता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हैं, कुछ लोग हैं जो उसको अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं, या कुछ और भी रीजंस हो सकता है। उनको लगता है कि यस, बहुत लोग ऐसे स्ट्रेस में आते हैं तो दे यूज़ टू स्मोक, दे यूज़ टू ड्रिंक, कुछ ऐसे हैं कि ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। पेरेंट्स को भी रियलाइज़ होता है, दे यूज़ टू गो जहाँ पे रिहैब है, राइट। रिहैब होती है जहाँ पे इनको भेजा जाता है ठीक से, बट उससे पहले वो सेशंस भी साथ ही साथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जब एक डॉक्टर बैठता है, साइकोलॉजिस्ट जब बैठता है अपने पेशेंट के सामने, तो सबसे पहले एकदम पेशेंटली बैठ के उसकी सारी जो चीज़ें हैं, बातें
वो सुनता है, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं आप सिर्फ बोल रहे हो और हम सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। उसकी सारी चीज़ें अच्छे से सुनती है वो, या सुनता है, तब जाके एक कंक्लूजन पे आता है और फिर प्रॉब्लम समझ में आती है। बट यहाँ पे एक इशू ये है कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि और एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इज़ द 100% करेक्ट। आप लाइन को, बिकॉज आई हैव सीन दिस केस, अभी लास्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने ये केस देखा कि एक 11th स्टैंडर्ड का लड़का था। उसने समथिंग कुछ बोलते हैं ना कि उसकी आदत क्या पड़ी हुई थी कि अगर उससे कुछ चीज़ डिमांड करनी है तो ज़बरदस्ती पे उसको डिमांड करना है। आईफोन चाहिए, आप नहीं दोगे मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ये कर लूँगा अपने आप को, मैं वो कर लूँगा। एक ही लड़का है। सो व्हाट द पेरेंट्स विल डू डेफिनेटली, मतलब इतना तो प्यार मतलब करते हैं, बट उनको पता है उनकी स्ट्रिक्टनेस। दे आर फ्रॉम द एक्चुअली मारवाड़ीज फैमिली एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट फैमिली है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट फैमिली नहीं है। एंड बाय गॉड ग्रेस दे आर गुड वेल्दी फैमिली, पैसे वाले भी हैं काफ़ी। लेकिन डैडी को उसको पता है, उसके पेरेंट्स को पता है कि हमें कहाँ तक उसको फैसिलिटीज़ देनी है, राइट। तो जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ उसको मिल रही थी साथ ही साथ में, लेकिन वो क्या होने लगा, डिमांडेड होने लगा। आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड ही वेंट टू द हॉस्टल्स, वहाँ पे वो एक दिन रहा एंड दे हैव पेड ओवर दी 1.5 लाख रुपीज़ राजस्थान में, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए। लेकिन ये लड़का वहाँ पे वापस से उसने वहाँ पे धमकी देना स्टार्ट कर दिया, मैं नहीं रहूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। जस्ट विद इन 2 days उसके पेरेंट को वापस से मुंबई लेके आना पड़ा। यहाँ पे नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन कराया। अच्छा डेट, जहाँ वो जो पैसे थे वो रिफंड नहीं हुए, हाँ, इट वॉज नॉट रिफंडेड। यहाँ पे आया, यहाँ पे उसको अब आईफोन चाहिए। कुछ उसकी बुरी संगत फ्रेंड थे, वो उसके डैडीज को इसके लिए वो दूर कर रहे थे कि थोड़ा यहाँ से हटेगा तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा, बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंड्स ग्रुप जो ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ पे उसका नाटक चालू हो गया कि मैं हाथ पैर जोड़ने लगा वहाँ पे कि नहीं डैडी, दिस टाइम इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, प्लीज़ जस्ट मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है, ये वगैरह वगैरह। बहुत बहुत ड्रामाबाजी हुई। जैसे ही वो मुंबई में आया, अगेन ही स्टार्टेड द सेम सिचुएशन। घर में चिल्लम चिल्ली करना, घर में बर्तन फेंकना, घर में गरम उबलती हुई चाय है उसको उठा के फेंक देना। दिस ऑल द बिहेवियर्स फॉर सम फाइंड सम वियर्ड। उसके डैडी ने मुझसे वो सारी चीज़ें की। उसको फिर कहाँ पे लेके गए, उसको क्लिनिकल जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए। सो वहाँ पे उसने क्या किया, ही प्लेड द ट्रिक। उसने क्या किया, एवरीथिंग, बिकॉज आई नो द पेरेंट, आई नो द स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज आई टीच, मुझे पता है कि वो बच्चा कैसा है। तो वहाँ पे गया एंड ही मैनिपुलेट दिस दैट डॉक्टर। उसने सारे जो चीज़ें हैं अपने पेरेंट के बारे में सब कुछ उसने एकदम रिवर्स बैक बताया, एकदम रिवर्स बैक। सो द मैनिपुलेशन इज़ वेरी इजी क्लिनिकल। लेकिन हमें कहीं ना कहीं हर चीज़ की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, आप अगर एक डॉक्टर के सामने, एक साइकोलॉजिस्ट के सामने आप कितना भी उल्टा बोल लो, बट शी इज़ द वेल स्मार्ट टू अंडरस्टैंड यू। वो बैठी ही है आपको सुनने के लिए। जो डॉक्टर्स होते हैं वो बैठते ही हैं आपको सुनने के लिए, टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। तो ये बहुत ही एक्चुअली लॉन्ग प्रोसेस है, बट फाइनली 1-2 सेशंस हुए, डॉक्टर गॉट कि ये सारी चीज़ें अपनी बात से बना के बता रहा है। मतलब जो उसे पता है व्हाट द थिंग आई हैव टू लाइक हाइड, और क्या चीज़ें मुझे बतानी है। ही वॉज वेरी ओपन टू मी, अपनी चीज़ें वो मुझे बता देगा। एंड यू वोंट बिलीव इट, उसने मुझे ये चीज़ बताई कि मैंने डॉक्टर से ये सारी चीज़ें झूठ झूठ बताई। कैन यू बिलीव इट? सो दिस इज ऑल द थिंग्स हैपन। आप जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो उन्हें आप उल्लू मत समझो। दे नो वेल कि आप कहाँ झूठ बोल रहे हो और कहाँ आप सही बोल रहे हो। सिर्फ ये चीज़ है
वो आपकी चीज़ नोट करती है, शी कैन नॉट गिव द फीडबैक टू यू, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे, फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट डिटेल पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन A to Z, जैसे आप सिर्फ बोलते हो वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप जब बोलते हो तो यू आर गिविंग योर ऑल इन्फॉर्मेशन टू दी डॉक्टर, ठीक है, जो इंटरव्यूज होते हैं। सो ये जो होता है, क्लाइंट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है बाय यूजिंग दी साइकोलॉजिकल टेस्ट, या तो इंटरव्यू हम लोग लेते हैं। सो एंड दिस सिग्निफिकेंट अदर लाइक दी फैमिलीज एंड फ्रेंड, जो उसको काफ़ी हेल्पफुल होती है। दे आर अप्रोप्रिएट साइकोथेरेपी टू हेल्प द क्लाइंट टू डील विथ हिज प्रॉब्लम। तो ये आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी है। लेट मी सी इट, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे, इसके बाद भी पेज है। दिस इज 15। Yes, this is the continuation of the page. The clinical psychologists either work in the hospital or community health center or have their private practice. ये तीनों तरीके से होता है, जहाँ पे आप एक हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, एक सोसाइटी एंड कम्युनिटी में काम कर सकते हो, और एक प्राइवेट प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल की काउंसलर्स की सिर्फ ज़रूरत एक मेंटल पर्सन या तो एक इम्प्रॉपर पर्सन के लिए नहीं होता है। ये हम बड़े बड़े कंपनीज, फैक्ट्रीज में या कॉर्पोरेट लेवल पे, देन कोर्ट्स में, ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती है। डैट इज़ ऑल कम्स इन दी प्राइवेट प्रैक्टिस। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वी कैन से, ठीक है। तो दिस इज़ द क्लिनिकल साइकोलॉजी का मैंने आपको सारी चीज़ें बताई यहाँ पे। जस्ट इफ़ यू हैव द टेक्स्ट बुक, बिकॉज मैं वापस से उसको नहीं पीछे करूँगी, यू कैन जस्ट सी। और वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द काउंसलिंग, क्रिमिनल एंड द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करेंगे। तो जस्ट टेक फटाफट लुक, एक बार देख लो आप। अदरवाइज लेट वी डू वन, ये हम कंप्लीट कर देते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी विल डू नाउ। जैसे ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिक में वही चीज़ होती है जो आप एक काउंसलिंग में देख सकते हो। इट वॉज गिवन दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज सिमिलर टू क्लिनिकल साइकोलॉजी, बट काउंसलिंग साइकोलॉजी डील विद द माइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे काउंसलिंग बहुत बड़े बड़े केसेस में नहीं होते हैं, हल्के फुल्के चीज़ों में होती है, ठीक है। दे ऑफर द गाइडेंस अबाउट एडजस्टमेंट इश्यूज फेस्ड बाय अ पर्सन। समटाइम्स घर के ही होते हैं, वाइफ हस्बैंड में नहीं जम रहा है, दे हैव जस्ट वेन गो फॉर दी डाइवोर्स। तो यहाँ पे काउंसलर्स के पास जाके पहले समझाया जाता है दोनों को कि थिंक अबाउट 1000 ऑफ टाइम्स, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सबके रीजंस एंड सोल्यूशन भी बताए जाते हैं, ठीक है। सो हियर वी कैन से कि यहाँ पे एडजस्टमेंट इशू नहीं हो पा रही, ये प्रॉब्लम, काउंसलिंग साइकोलॉजी आपको प्रॉब्लम ख़त्म करके देगा। देन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट विल बी इन्वॉल्व इन द वोकेशनल एंड करियर गाइडेंस। बहुत बच्चे होते हैं 10th के बाद समझ में नहीं आता क्या करे कहाँ जाए, मतलब दे हैव एन एकदम डर वाला अंदर बैठ जाता है, अगर मैंने ये ले लिया तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये ले लिया तो ये नहीं कर पाऊँगा, मैं करूँ तो करूँ, मैं क्या करूँ। तब यहाँ पे आपके पास करियर गाइडेंस काउंसलर्स भी होते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पे। सम प्रॉब्लम्स डेल्ट बाय द काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आर रिलेटेड टू इशू फॉर डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस बाय अ पर्सन इन स्टडीज़। तो स्टडीज़ का भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से अगर कोई बच्चा स्टडी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे ख़त्म बंद ये होगा, मतलब सॉल्व आउट होगा। उसकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ आ रही है, वर्क प्लेस पे इश्यूज़ आ रही है, तो वो भी उनको बताते हैं। फॉर एग्जांपल बॉस चिल्ला रहा है बहुत तेज़ वहाँ पे, वो इतना कितना भी अच्छा कर दो अप्रिशिएट नहीं करता ये, बट हमें वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है। हाउ वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन, वो चीज़ें बताते हैं हमें।
एंड पर्सनल लाइफ है, एंड अप एंड डाउन, एवरीबडी इज जस्ट यू नो लाइक वो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं। जब ओवर हो जाता है एग्जिट लेवल, तब जाके हमें काउंसलर की हेल्प लेनी होती है। और स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन टुडे? टॉपिक्स हमने जो किया है, आपको चीज़ें समझ में आई? यस मैम। और किसी को कुछ इसमें इशू आ रहा है, जो चीज़ें कोई टर्म स्टूडेंट्स, आई नीड द रिस्पॉन्स। अगर आप बताओगे तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। ओके फाइन, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ मुझे बता देना थोड़ा सा, बिकॉज सब जगह पे अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूँगी। साइकोलॉजी मेरा काफ़ी जगह पे चलता है, 11th स्टैंडर्ड का ही चल रहा है। सो माइट बी आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि एक्चुअल किस पेज पे थे, तो प्लीज़ लेट मी रिमाइंड ऑन दैट, ठीक है। चलो अच्छा, देन बाय, टेक केयर एवरीवन।